गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो आ जाइएगा जल्दी जल्दी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। आदाब आदाब। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों पे हमने चर्चा कर ली थी, रिट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हमें शुरू करना है वो क्या है? वो है डीपीएसपी, यानी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है, पांचवी छठी अनुसूची बेटा जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चीज नीति निर्देशक तत्व, तो ये क्या है? ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं। ये क्या है? राज्य को दिए गए निर्देश, राज्य को दिए गए निर्देश हैं। ठीक है, ये क्या है? राज्य को दिए गए निर्देश हैं। ठीक है, क्लियर है? राज्य को दिए गए निर्देश हैं जो उसे क्या करते हैं? नीति निर्माण में, जो उसे नीति निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। कि राज्य कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसे किन चीजों का ध्यान रखना होगा, उन पॉलिसीज के अंदर कौन सी चीजों का क्या करना होगा? समावेश करना होगा। तो उसे नीति निर्माण में क्या करते हैं? वो सहायता प्रदान करते हैं। डायरेक्शन इन पॉलिसी मेकिंग, ये क्या है? डायरेक्शन इन पॉलिसी मेकिंग, डायरेक्शन इन पॉलिसी मेकिंग, ये क्या है? राज्य को दिए गए निर्देश जो उसे नीति निर्माण में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। और ये संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल है 36 से 51 तक है। और कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से ग्रहित हैं। आयरलैंड से क्या है? ग्रहित हैं, मतलब आयरलैंड से क्या किए गए हैं? लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या है? ग्रहित हैं। ठीक है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 और आयरलैंड से ग्रहित हैं। ये लोग आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इनको हम ऐसे लक्ष्य मान सकते हैं, इनको ऐसे गोल्स मान सकते हैं, इनको ऐसे क्या मान सकते हैं? इनको ऐसे गोल्स मान सकते हैं, इनको ऐसे लक्ष्य मान सकते हैं, इनको ऐसा जिनको या तो जिनकी प्राप्ति का हम प्रयास कर रहे हैं, इनको ऐसा लक्ष्य कहिए या ऐसा गोल कहिए जिनका या तो प्राप्ति कर ली गई या प्राप्ति का प्रयास।
किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, जिनकी या तो प्राप्ति कर ली गई या फिर जिनका प्रयास किया जा रहा है। मतलब जब हम एक देश के तौर पे स्वतंत्र हुए और हम एक आजाद भारत बने, तो उस आजाद भारत का कैसे निर्माण होगा, क्या उसके अंदर हम अपने लिए क्या लक्ष्य करेंगे। हर आदमी अपने लाइफ के अंदर एक गोल सेट करता है ना कि मैं ये काम करूंगा, मेरे पास एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, एक अच्छी पत्नी होगी, एक अच्छा बच्चा होगा। ठीक, हर आदमी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है, हर महिला अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करती है, और उनमें से कुछ लक्ष्यों को आप क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लक्ष्यों को आप पाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से राज्य क्या करता है, राज्य अपने नागरिकों के लिए कुछ गोल्स सेट करता है। उनमें से कुछ गोल्स हम अचीव कर लेते हैं, कर चुके होंगे अब तक के अपने 50, 60, 60, 70 साल की आजादी में, अमृत काल जो चल रहा है इस समय। ठीक है, तो उस 75 साल की आजादी में कुछ गोल हमने क्या कर लिए होंगे, पा लिए होंगे, और कुछ गोल हो सकता है अभी हमको प्राप्त करना होगा। जैसे हमने कभी ये लक्ष्य बनाया था कि सारे गांव में क्या होंगी, पंचायतें होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, किसकी, पंचायत की। ये लक्ष्य हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन से गांव में और शहरों में क्या कर लिया, हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। हमने कभी ये लक्ष्य बनाया था कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिससे हम क्या करें, बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। तो 86वें संविधान संशोधन से हमने ये लक्ष्य क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। या हम कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो वो सिद्धांत, वो पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्शन हमें कहां से मिलते हैं, ये कहां से मिलते हैं, हमें डीपीएसपी से मिलते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, बताइए, क्लियर है पॉइंट, बताइए। ठीक है, बोलो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपने जीवन में, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, पर ये बात जो है, आपने जो गोल सेट किए हैं, आपसे जो वादे किए गए हैं, उनमें से कुछ वादे पूरे किए गए, कुछ हो सकता है भविष्य में पूरे किए जाएं। तो आप बताइए कि अगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ है तो क्या इस बात के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं क्या, क्या इस बात के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं क्या? यही मेरा सवाल, यही है कोमल कुमारी जी, सवाल यही है। अगर पिताजी ने आपसे कहा कि अगर तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे तो हम तुमको स्कूटी खरीद के दे देंगे या साइकिल खरीद के दे देंगे, और पिताजी समहाउ नहीं दे पाए, तो इस बात के लिए कोर्ट तो नहीं ना घसीट लोगे कि आपने बोला था और आप जो है अब दे नहीं रहे हैं। इसी तरह से अगर नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें हम कोर्ट में नहीं घसीट सकते। तो इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति क्या है, गैर न्यायोचित है। इनकी प्रकृति क्या है, गैर न्यायोचित है। ठीक, क्या है ये, नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है ये, नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो इनकी प्रकृति क्या है, गैर न्यायोचित है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। ठीक, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, मोटिव है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। टू establish a welfare state। क्लियर है भाई? टू establish a welfare state। ठीक है सर, गवर्नमेंट झूठे वादे करते हैं तो उसके खिलाफ क्या है, जा सकते हैं? नहीं, जा तो सकते हैं, पर आप उसके लिए कोर्ट नहीं घसीट सकते ना उनको कि आप बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये अब उसका क्या है, वो जनाधार, सरकारों को भी चिंता होती है ना जनाधार की। तो अगर वो वादे पूरे नहीं करेंगे तो अगली बार जनता उनको नहीं चुनेगी। लेकिन होता क्या है कि इलेक्शन के समय तक आते आते जाति, धर्म, इन सब की राजनीति होने लगती है। तो आप भुला जाते हैं कि रोजगार, गरीबी, ये सब भी कोई मुद्दा है। उस समय लगता है कि हाँ यार, ये तो हमारे जाति का नेता है, तो दे देना चाहिए, हमारी जाति का नाम इससे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो उसमें जनता भी कम थोड़ी ना है उसमें, है ना। अगर डीपीएसपी अपने मोटिव में सक्सेस नहीं होता तब क्या? नहीं, कुछ तब क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि होता क्यों नहीं होगा। भाई सरकारों को भी तो इस बात की चिंता है ना कि उनको दायित्व पूरा करना है, नहीं तो उनकी सरकार नहीं बनेगी अगली बार। तो सरकारें इसीलिए तो काम करती हैं। आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। अगर मोदी जी को चिंता नहीं होगी कि हम कैसे चुनाव जीतेंगे, तो वो क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। क्यों करेंगे काम? लेकिन उनको चिंता है तभी तो काम कर रहे होंगे, या इससे पहले की जो सरकारें होंगी तभी तो काम करती हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, तो अराजकता फैल जाएगी और क्या। ठीक है, तो डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वो इस काम को करेंगे, वेलफेयर स्टेट को क्या करेंगे? अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। डीपीएसपी क्या करती हैं? डीपीएसपी का एक उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कि सबके लिए काम हो, लोकतंत्र की स्थापना करना। मनरेगा जैसी स्कीम चलाई गई कि एटलीस्ट सबको क्या मिल सके? काम मिल सके, स्थापना करना, है ना। ये भी इनका क्या है? उद्देश्य है। ये भी इनका क्या है? उद्देश्य है। ये भी इनका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट डीपीएसपी की बात करें, इंपॉर्टेंट डीपीएसपी की बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट डीपीएसपी की बात करें, तो देखो कायदे की बात तो यह है कि सारा याद होना चाहिए, कि 36 से लेके 51 तक सब याद होना चाहिए। पर अगर मान लो तुमको सारा नहीं याद है, तो एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना, क्योंकि यहीं से सवाल तुम्हारा बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज में जैसे मैं बात करता हूं आर्टिकल 39 की। ठीक है, किसकी बात करता हूं? आर्टिकल 39 का। ठीक, आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है समान आजीविका का अधिकार। मतलब राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि वो क्या करे? समान आजीविका का अधिकार प्रदान करे। मतलब ऐसी व्यवस्था बनाए कि इक्वल लाइवलीहुड हो, इक्वल लाइवलीहुड हो। ठीक है, क्या हो? इक्वल लाइवलीहुड हो। इसी तरह से आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 ए है। इसके अंदर क्या कहा गया? 39 में बहुत सारे पॉइंट हैं, ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है समान कार्य के लिए, समान कार्य के
लिए समान वेतन, इक्वल वर्क, इक्वल पे, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। डीपीएसपी मतलब बेटा नीति निर्देशक सिद्धांत, कहां अभी बात अभी आए हो क्या क्लास में? महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व, महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व। इसी तरह से एक आर्टिकल 39 ए है, आर्टिकल 39 ए है। ठीक है, आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री एंड इक्वल लीगल एड। ठीक है, आर्टिकल 39 ए। ठीक, तो आर्टिकल 39 ए और आर्टिकल 39 ए। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 40। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, 40 क्या बोलता है बेटा? ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में क्या बोला? हाँ, दोनों अलग है, तभी तो दो बार लिखा है बेटा। एक ही होता तो साथ में लिख देता ना, रीजनिंग भी आएगा, पता है ना। तो पंचायती राज का गठन होना चाहिए। अब आपको पता है पंचायती राज गठन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से प्राप्त किया गया है ना। पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से क्या किया जाएगा? तो जिसको नहीं है वो करे रीजनिंग, जिसको है वो ना करे। ठीक है, अगला क्या है आपका? आर्टिकल, अगला क्या है आपका? आर्टिकल 44 आजकल न्यूज में है। क्या है ये? समान नागरिक संहिता। क्या है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे सीएए नहीं है, सीएए दूसरी चीज है, वो नागरिकता से रिलेटेड है। क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि शादी ब्याह, तलाक, गोद लेना, बच्चे गोद लेना, संपत्ति, इन सब के कानून एक जैसे होने चाहिए। जो सिविल मामले होते हैं उनके कानून क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। ठीक, तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है? बच्चों के लिए। क्या है? बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड। ठीक है, तो ये वाला भी आपने क्या किया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से
प्राप्त कर लिया ना, प्राप्त कर लिया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। किसी बुक की जरूरत नहीं है बेटा, जब बैच ले रखे हो, पढ़ रहे हो, तो बुक की क्या जरूरत है। तुम लोग को लग रहा है पैसा वैसा ज्यादा आ गया है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 47। ये क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो पोषाहार के स्तर को क्या करे, ऊंचा करे। तो ये किससे रिलेटेड है, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य, ठीक। न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हेल्थ रिलेटेड है, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हेल्थ रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 ये क्या है, ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण करे। राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण करे, ठीक। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अभी बता रहे हैं आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A ये क्या कहता है भाई, आर्टिकल 48A क्या कहता है, ठीक है। अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हम न पगला जाएं, सब परेशान कर देते हो। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन संगठनों का निर्माण, ठीक है। और ये है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। लो भाई पीछे देख लो, किसको पीछे देखना था। क्लियर भाई, तो याद रखिएगा 39 के अंदर क्या है, 39 के अंदर बताया गया इक्वल लाइवलीहुड, कि राज्य प्रयास करेगा, राज्य का कर्तव्य है कि वो सबके लिए आजीविका के समान अवसर क्या करे, उपलब्ध कराए। दूसरा आर्टिकल 39A स्मॉल ए, उसके अंदर है इक्वल वर्क इक्वल वेजेस। फिर अगर आर्टिकल 39 कैपिटल ए दिया रहता है या ऑप्शन में कुछ ऐसा रहता है जिससे आपको पता चल जाए, तो समान और निःशुल्क विधिक सहायता फ्री एंड इक्वल जस्टिस एड भी 39A में है, ठीक है। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक। 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 47 में है पोषाहार का स्तर ऊपर उठाना और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। 48 में कृषि पशुपालन संगठन, इसी में कहा गया है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या
नहीं होगी। ठीक, ऐसे ही मतलब राज्य ये प्रयास करे कि जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कि कई बार गाय के वध को लेकर होता है कि कानून क्यों नहीं बनाया जाता। तो उस पर एक बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात किसमें कही गई है, डीपीएसपी में कही गई है। और डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में जो बातें दी गई हैं उसको लेकर कानून बनाया जाएगा या कानून बनाया गया होगा या कानून बनाया जा सकता है। तो फ्यूचर में देख सकते हैं आप कि शायद हो सकता है इसको लेकर कानून बन जाए। जैसे अभी बहस किस पे चल रही है, अभी बहस चल रही है यूसीसी पे, यूसीसी पे बहस चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस चल रही है। तो हो सकता है कल को आप देखें कि 111वां नंबर का संशोधन हो जाए और किसी आर्टिकल के अंदर जोड़ दिया जाए किसको, यूसीसी को जोड़ दिया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जोड़ दिया जाए। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जोड़ दिया जाए। ठीक है, फिर आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर स्वास्थ्य। 48 कहता है कृषि पशुपालन संगठनों का निर्माण। और 48 ए कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि उसे ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे क्या हो, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट हो। क्या हो गया भाई, देखो आर्टिकल को याद करने की कोशिश करोगे तो आर्टिकल याद नहीं होगा। ठीक है सर, प्लीज क्लियर कीजिए हमको। सर सीएस की क्लास लेनी है तो मतलब समझा नहीं, पॉलिटी का। अरे भाई सुनो, मैं ये जो 8 बजे क्लास ले रहा हूं, ये 1 से 5 वर्ग वाले जो हैं उनको भी लेनी है, जो 9 से 10 वाले हैं उनको भी लेनी है, और जो 11 से 12 वर्ग वाले हैं उन्हें भी लेनी है। क्यों लेनी है, 1 से 5 में आपका पूरा 120 नंबर का पेपर आएगा जीएस का, उसके अंदर भी आपको एसएसटी पूछी जाएगी। 9-10 वर्ग में 40 नंबर का आपका जीएस का पेपर आएगा, उसमें भी एसएसटी आएगी। 11-12 वाले में 40 नंबर का जीएस आएगा, उसमें भी एसएसटी आएगी। ठीक, तो ये तीनों वर्गों के बच्चों को ये क्लास लेनी है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। सिलेबस में नहीं है तो मत लीजिए आप, सिलेबस में सोशल साइंस नहीं है, जीएस के पेपर में कंप्यूटर साइंस में सोशल सिलेबस में नहीं है तो मत लीजिए। फिर जिसके सिलेबस में हो वो पढ़ो, जिसके सिलेबस में नहीं है मत पढ़ो। काहे इतना परेशान हो रहे हो यार। हमको लगता है आप लोग पूरे दिन का क्वेश्चन जुटा के रखे रहते हैं कि ये ससुरा आएगा रात में 8 बजे, इसी से पूछेंगे, इसी का खोपड़ी खाएंगे। ठीक, ठीक है। चलो आर्टिकल 48 ए, अच्छा ठीक है। तो ये इतने आर्टिकल हैं जो आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, अब आर्टिकल 49 में भी ये आ जाता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करे। ठीक, आर्टिकल 49 में है कि राज्य का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय स्मारकों की, राष्ट्रीय स्मारकों की, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा एवं संवर्धन। ठीक, संवर्धन, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा एवं संवर्धन। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट या कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, नेशनल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा और उनका संवर्धन करना। ठीक है, ठीक है।
और फिर है आपका आर्टिकल 50, जिसमें क्या कहा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या कर देना, से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? नहीं, डीपीएसपी आपका मैंने क्या बताया, डीपीएसपी आपका स्टार्ट है 36 से 51 तक, पर मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिससे आपको सारा याद ना करना पड़े। इसमें भी अगर मैं आपसे बोलूं तो आर्टिकल 39 ए और ए में से कोई एक आपसे पूछ दिया जाएगा। इसलिए जब ये पूछा जाए तो यहां पर ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। या तो ऑप्शन में ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों साथ में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों साथ में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, 40 नंबर, आर्टिकल 40 नंबर पूछा जाता है, आर्टिकल 40 पूछा जाता है। ये भाई देखो इस समय न्यूज में है तो इसके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, 45 आपसे पूछा जा सकता है, 48 ए पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण की सुरक्षा और वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करना, और ये कर्तव्य हम नागरिकों का भी है, जो कि 51 ए में दिया हुआ है। तो याद रखना हमेशा, अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है जहां पर लिखा हो पर्यावरण का संरक्षण और वाइल्ड लाइफ का संरक्षण, या पर्यावरण की सुरक्षा और वाइल्ड लाइफ का संरक्षण, या वाइल्ड लाइफ का की सुरक्षा, और पूछा जाए कि ये कौन से आर्टिकल में है, तो हमेशा क्वेश्चन में ये देखना कि राज्य का कर्तव्य लिखा है या नागरिक का कर्तव्य लिखा है। अगर राज्य का कर्तव्य लिखा होगा तो आंसर क्या होगा, 48 ए, और अगर लिखा होगा नागरिक का क्या कर्तव्य है तो लिखा होगा 51 ए। तो 51 ए किसका है, नागरिकों का कर्तव्य है, जबकि 36 से 51 तक जितनी भी बातें दी हैं वो किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। तो 48 ए ड्यूटी ऑफ स्टेट, 51 ए ड्यूटी ऑफ सिटीजन। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। 44 का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, की सबके सिविल मामले एक जैसे होने चाहिए, सबका सिविल जो होना चाहिए, सिविल मैटर जो होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब शादी का कानून, तलाक का कानून, बच्चे गोद लेने हैं तो उसका कानून, बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो क्या होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। गुरुदेव पेपर उसी टाइम हो गया, डेट बढ़ सकती है बेटा, कुछ कह नहीं सकते, बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। अब इसके बाद डीपीएसपी में कई बार गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत पे क्वेश्चन आ जाता है, पर मुझे लगता नहीं कि आपसे वो पूछा जाएगा। देखिए मैं अपनी बात बता दूं, मैं तो ये चाहता हूं कि एग्जाम की डेट बढ़ जाए, पर्टिकुलरली मैं इसलिए चाहता हूं एग्जाम की डेट बढ़ जाए कि थोड़ा सा और ढंग से पढ़ाने का मौका मिल जाएगा ना। पर अगर एग्जाम उसी डेट पे हो जाता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम लोग बढ़िया पोजीशन में हो, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए फिर आते हैं किस पे, फिर आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज पे। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य पे। तो मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो किसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पार्ट 4A में। ठीक, आर्टिकल क्या है इसका, आर्टिकल है 51A, और ये कहां से लिए गए, तो यूएसएसआर से या रशिया से ग्रहित हैं।
ठीक, रशिया से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। ठीक है, कहां से लिए गए हैं? रशिया से लिए गए हैं। अब ये शुरू से नहीं थे, ये शुरू से हमारे संविधान में नहीं थे। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक, फिर आपने पढ़ा होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रक्षा पर जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जब मौलिक कर्तव्यों को बोला कि हाँ ठीक है ये मौलिक कर्तव्य शामिल होने चाहिए, तो उन्होंने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को बोला था कि आप 8 मौलिक कर्तव्य बनाइए। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी थी। उन्होंने केवल 8 सूची दी। ठीक है, 8 कर्तव्यों की, लेकिन मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को जब संविधान में, मौलिक कर्तव्यों को जब संविधान में जोड़ा गया, जब संविधान में जोड़ा गया तो उनकी संख्या, तो उनकी संख्या, उनकी संख्या 10 थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी रिकमेंड की थी? 8। पर जब इनको बनाया गया तो कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट दी थी कि हम 8 फंडामेंटल ड्यूटी क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे। लेकिन जब उनकी लिस्ट बनाई गई तो कितने हो गए? 10 हो गए। संविधान में कितने जुड़ गए? 10 जुड़ गए। ठीक, वर्तमान संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 11 है। तो वर्तमान संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान संख्या कितनी है? 11 है। तो फिर सवाल उठता है कि 11वां वाला कब जोड़ा गया? सवाल उठता है कि 11वां वाला कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया। इसके तहत प्रत्येक माता पिता का, प्रत्येक माता पिता का
कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, उपलब्ध कराए। ठीक है, क्लियर है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसने जहां बच्चों को अधिकार दिया वहीं माता पिता के लिए क्या बना दिए, कर्तव्य बना दिए। ठीक, माता पिता के लिए क्या कर दिए, कर्तव्य बना दिए। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बच्चों को अधिकार दे दिया कि हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसको 6 से 14 वर्ष की शिक्षा मिलेगी। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष किया गया है। आपने पढ़ा होगा एनसीएफ 2005 में या एनईपी 2020 में। ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन ने जहां बच्चे के लिए आर्टिकल 21A बनाया, वहीं माता पिता के लिए एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करके फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 बनाया, जिसमें माता पिता के लिए क्या कर दिया गया कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन देंगे। बताइए, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। ठीक, अब ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, अब ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, कायदे से तो इनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमको अपने अधिकार का पता होता है पर हम अपना कर्तव्य नहीं बताना चाहते या कर्तव्य नहीं जानना चाहते। ठीक है, तो कौन कौन से ये मौलिक कर्तव्य हैं भाई, कौन कौन से ये मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, कौन कौन से ये मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो अगर हम मौलिक कर्तव्यों को देखें तो इसके अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्या क्या, कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसीलिए कहा जाता है कि एज अ सिटीजन आपका ये कर्तव्य होना चाहिए, आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आपको क्या हो, आपको क्या हो, जब आपका राष्ट्रगान बज रहा हो, जब आपका राष्ट्रध्वज दिखे आपको, तो उसके प्रति आपके दिल में सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। यहाँ ये कहीं नहीं लिखा है कि जब आपका राष्ट्रगान हो तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, या जब आपका राष्ट्रगान चल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ गाना चाहिए। ये बात नहीं लिखी है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि आदर होना चाहिए, आपके मन में आदर होना चाहिए। तो आप आदर कैसे प्रकट करते हैं, हर चीज का सोसाइटी का एक तरीका होता है। आपके संस्कार, आपकी परंपराओं के तहत आपको कुछ क्या किए गए, मेथड बताए गए हैं। तो हम कैसे आदर, अगर घर में आप बैठे हैं और आपके बड़े पिताजी आपके सामने आ जाएं या आपके चाचा सामने आ जाएं और आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो या तो आप ढीठ होंगे, आप कुर्सी छोड़ के नहीं उठेंगे। लेकिन हमारे यूपी बिहार के कल्चर में आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, या अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं चाचा जी नमस्ते, या पैर छूते हैं। ये क्या है, ये तरीका है ना उनके प्रति आदर प्रकट करने का। तो इसीलिए कहते हैं कि जब राष्ट्रगान बजता है तो उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आदर प्रकट। आप नहीं खड़े होंगे तो भी ऐसा नहीं कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं। जैसे आपने बीच में देखा होगा लोगों को पीट दिया जाता था, कि राष्ट्रगान बज रहा है तुम बैठे हुए हो, पीट दिया गया। तो वो भी गलत है, क्योंकि वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक नागरिक के तौर पे आपकी ये ड्यूटी होती है कि जब आपका राष्ट्रगान चल रहा हो तो आप सम्मान में आदर पूर्वक क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं, या कम से कम एक रिस्पेक्ट हो। आप यहां पर हाथ रख लें, आप गुनगुना रहे हैं, आप आंख बंद कर रहे हैं, या आप ध्यान कर रहे हैं, कोई एक आदर का कोई तो तरीका होगा। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जिन लोगों ने
अपने जीवन दे दिया, इतनी यातनाएं सही, जिस राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने पाया, उसके लिए आपके मन में क्या होना चाहिए? एक सम्मान होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अरे क्या करे आजादी लेके, इस आजादी से तो अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी। तो वो इसलिए क्योंकि आजाद भारत में हो, अभी किसी अंग्रेज के पैर के जूती के नीचे होते, रगड़ देता, आके कहता यू रास्कल, यू डॉग, यू स्वाइन, तो बात समझ में आ जाती। तो वो अपने दिल में उसको संजोना चाहिए, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। आप किसी को, किसी भी राष्ट्र, किसी भी एक सिंगल आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं नहीं, इस आदमी का राष्ट्र के आजादी में कोई योगदान नहीं था। इस देश के लिए सब लोग जरूरी हैं। ठीक। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, देखो लिखा हुआ है यहां पे, देखो आया वो बात, क्या है 7वां नंबर, देखो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। और तुमने यहां पर भी पढ़ा, कहां पर पढ़ा, आर्टिकल 48 ए में भी पढ़ा तुमने, पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है? ये क्या है 48 ए, क्या है? ये है डीपीएसपी। और 51 ए में जो दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 51 ए में। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 51 ए में। पर ये किसके लिए है? ये नागरिकों के लिए है। ये किसके लिए है? नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है ये, है ना। तो 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना अर्जित करने का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और फिर 11वें नंबर पे क्या दिया हुआ है? माता पिता का संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा प्रदान करना। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो ये है आपका क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? ये रही सेव इमेजेस मौलिक कर्तव्य। लीजिए डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक, मैं भी अपना थोड़ा समय बचाऊंगा। ठीक है, लो भाई, लीजिए भाई। क्लियर है बाबा? ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये 7वां वाला है और 11वां वाला है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। आवाज नहीं आ रही? बोलेंगे तब ना आएगी। क्लियर है? तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब कल का जो टॉपिक है, कल जो हम पढ़ेंगे, वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वो हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके क्वेश्चन आपको कम से कम मान के चलिए कि 2 सवाल तो यहां से आने ही आने हैं। 2 सवाल तो आने ही आने। हैंड आउट दे दीजिएगा इसका, बस अभी लगा रहा हूं पीडीएफ, हाथ के हाथ लगा रहा हूं। ठीक है, चलो। सर मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे याद होगा? याद तो करना पड़ेगा बेटा। 4 लोग हैं एक सीट पे पीआरटी के अंदर, 3 लोगों से आगे बढ़ना है, नौकरी लेनी है, तो याद तो करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं खाली फॉर्म भर देने से नौकरी मिल जाएगी। नौकरी लेनी है, पापी पेट का सवाल है, तो याद तो करना पड़ेगा ना। 40 मार्क्स वाले को इतना डीप में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, डीप में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा।
देखो सुनो मेरी बात अब बहुत ध्यान से। बीपीएससी के चेयरमैन ने ये कह दिया कि जो जिस वर्ग की तैयारी कर रहा है उस वर्ग की किताब पढ़े। तो 1 से 5 में तो एसएसटी होती ही नहीं है। एसएसटी तो चलती है 6 से 8 तक या 11 12 10 9 10 में। तो बात यह है कि पीआरटी वालों के लिए एसएसटी 6 से 8 की एसएसटी है। पर मेरे को पता है कि दुनिया में कितनी हरामखोरी है। मुझे पता है कि एससीईआरटी से तो आएगा पर 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे जाना ही जाना है। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ के बाद के जो टॉपिक हैं लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसको हमको बिहार के कंटेक्स्ट में देखते हुए पढ़ना है। तो अब आपको इतना समय नहीं लगेगा, मतलब अब आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन यहां तक तो आपको पढ़ना था भाई। इतना तो पूछा ही जाएगा, आप मान के चलिए। ठीक है। क्लियर है। संडे को क्लास होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है सैटरडे संडे दोनों दिन हो सकता है 2-2 घंटे दोनों दिन हो। सर जियो में प्रॉब्लम हो रहा है, गाइड कर दीजिए। पढ़ा तो रहे हैं यार, अनुपम सर पढ़ा तो रहे हैं 6 बजे। और नहीं तो 6 7 8 वाला पढ़ तो लो कम से कम। कितने मार्क्स पॉलिटी आएगा? देखो अब ये तो नहीं मुझे पता कि कितने मार्क्स की आएगी, पर मैं गेस कर रहा हूं कि कम से कम सोशल साइंस से 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए। ठीक है। हाँ, हम जितना करा रहे हैं उतना पढ़ो। ठीक है। करंट भी हम पढ़ा दें, ज्योग्राफी भी हम पढ़ा दें, है। मैथो पढ़ा दें का हम। ठीक है। हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।